मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कर्णवीर एक बार पुनः आप सबों का अपने YouTube चैनल मैथ स्पेशल पे स्वागत करता हूं। और पिछले क्लास में हम लोगों ने सर्कल पढ़ा था और आज सर्कल से रिलेटेड जितने भी प्रमेय हैं उन सबको देखने का कोशिश करेंगे। तो हो सकता है कि आज का जो क्लास है वो थोड़ा सा लंबा जाए। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सर्कल से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण बिंदुएं थी, जो महत्वपूर्ण शब्द थे, उन सबको देखा था। जैसे जीवा क्या है, जीवा देखे थे, चाप देखे थे, व्यास देखे थे, ठीक है, परिधि देखे थे, वृत्तखंड देखे थे, त्रिज्यखंड देखे थे। यानी जो भी इनसे संबंधित शब्द थे उनको देख चुका था। और आज का जो क्लास है वो हम लोग इसके सारे प्रमेय को देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। अर्थात कि अगर कोई चाप है, वृत्त का कोई चाप है, उससे मान के चलिए अगर एक सर्कल है, इसका केंद्र है, हम कोई चाप ले लेते हैं, मान के लिए चाप है, इस चाप के द्वारा केंद्र पर ये कोण बन रहा है भाई, और इसी चाप के द्वारा परिधि पर ये कोण बन रहा है। तो प्रमेय के अनुसार कि किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसी चाप के द्वारा परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। अर्थात अगर ये थीटा है तो ये भाई कितना जाएगा, 2 थीटा। ये एक प्रमेय है। संभवतः आपको प्रमेय याद रहे ना रहे, उसका जो रिजल्ट है वो याद रखने का कोशिश करेंगे हम लोग। तो हम लोग देखें कि ये चाप है, इस परिधि के किसी भी भाग पर, परिधि पर जो कोण होगा उस कोण का 2 गुना होगा। कहाँ का कोण भाई, केंद्र पर, सेंटर पर का कोण। उसको अगर आप समझ लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इसको आप एक बार प्रूफ भी देख लीजिए। मान के चलिए ये अभी थीटा था मेरा भाई, ये चाहे जो भी एंगल हो, और ये मैं इसको मिला दिया, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, अगर ये O है, नाम रख दीजिए ABC। तो फिलहाल यहाँ देखिए, तो ये अगर हम लोग OB को मिला दें, ठीक है, अगर OB को मिला दें तो त्रिभुज OBA या OAB में देखिए ये R है, ये भी R है, यानी ये दोनों तो बराबर हो गया। अगर ये दोनों बराबर है तो जो आधार का कोण होगा वही बराबर होगा। यानी अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा, ठीक है। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूँ OBC का, त्रिभुज OBC, इसमें भी ये R है, ये R है, यानी अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत? आप ज़रा सोच के देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा बाहर कर दो, आगे बढ़ा दो, ये डॉटेड लाइन को आगे बढ़ा दो, तो ये जो एंगल है ये त्रिभुज OBC का ये बहिष्कोण है। अर्थात ये जो इसका जो वैल्यू होगा, इसके सुदूर अंतःकोणों का योग होता है। यानी कि अगर कोई त्रिभुज है, अगर ये जो एंगल है, ये एंगल किसके बराबर होता है, इसके और इसके योगफल के बराबर होता है। हम लोग इसको त्रिभुज में पढ़े थे, ठीक है। तो इसका मतलब है ये कोण कितना जगह भाई, ये जगह 2 बीटा। जस्ट लाइक अगर मैं इधर इस त्रिभुज का बात करूं, ये एंगल कितना जाएगा, ये जगह 2 अल्फ़ा। अर्थात ये जो एंगल है वो कितना है भाई, अगर मैं बात करूं एंगल ABC, तो ये कितना हो गया भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा। और अगर मैं बात करूँ एंगल AOC,
ये कितना हो गया भाई 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, यानी 2 कॉमन ले लीजिए तो ये क्या हो गया भाई अल्फ़ा प्लस बीटा, अर्थात हम लोग क्या कह सकते हैं 2 कॉन ABC, यानी AOC जो है ये एंगल जो है ये बड़े वाले ये जो परिधि पर का जो एंगल है इसका ये 2 गुना होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रमेय देखिए। दूसरा प्रमेय कहता है कि किसी चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर बनने वाले सभी कोण का मान समान होता है, अर्थात अगर ये कोई सर्कल है, अगर मैं इस चाप का बात कर रहा हूँ, इस चाप से वृत्त के परिधि पर कहीं भी अगर कोण मैं बनाऊँ, मान के चलिए कि एक कोण ये हो गया, ठीक है, दूसरा कोण अगर मैं यहाँ बना देता हूँ, एक कोण ये हो गया, तीसरा कोण मैं ये बना देता हूँ, ये बना देता हूँ, यानी इस चाप के द्वारा जितना भी कोण बने उन सब का जो मान है आपस में क्या होगा भाई बराबर होगा। ठीक है, इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे भी सोच सकते हैं कि मान लीजिए अगर ये थीटा है तो केंद्र पर कितना कोण बनेगा भाई, ये तो 2 थीटा बनेगा। अगर ये 2 थीटा है तो परिधि पर कहीं भी बनाएंगे तो इसका आधा बनना है, यानी थीटा बनना है। यानी इस रिजल्ट को हम लोग 2 तरीके से याद रख सकते हैं कि किसी भी चाप के द्वारा वृत्त के परिधि पर बनने वाले सभी कोण परस्पर आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रमेय देखते हैं। नेक्स्ट प्रमेय है कि वृत्त की बराबर जीवाएँ केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। देख लेते हैं, अगर ये कोई सर्कल है और कोई 2 जीवा खींच लिए, मान लीजिए एक जीवा ये है, एक जीवा ये जीवा AB है और ये जीवा CD है। यदि कह रहा है कि जो जीवा है वो क्या है बराबर है, यदि AB और CD बराबर हो तो केंद्र पर जो बनेगा कोण, मतलब ये कोण और इस जीवा के द्वारा बनने वाला जो ये कोण है, इस प्रमेय के अकॉर्डिंग ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे भाई बराबर होंगे। आइए और इसको अगर देखते हैं, अगर समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये कोण कैसे, मतलब अगर इसको ये बराबर है तो वो कैसे होगा। मान लीजिए अगर हमें त्रिभुज OAB देखूँ, OAB इस त्रिभुज में ये और ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, इस त्रिभुज में ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और ये दोनों तो खैर क्या भाई बराबर दिया ही गया है। अर्थात इस तरह से त्रिभुज OAB या AOB सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज इसके COD के, त्रिभुज COD के ये सर्वांगसम हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब बाकी तो जब ये सर्वांगसम है, इसके सारे और जो पार्ट्स होंगे वो भी बराबर बराबर होंगे। इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये चारों आपस में बराबर होंगे, और ये जो सेंटर का कोण है वो भी आपस में बराबर होंगे। ये कोण जो है सेंटर पे जितने भी कोण बनते हैं उसको सेंट्रल एंगल कहा जाता है, केंद्रीय कोण, सेंट्रल एंगल, केंद्रीय कोण। अर्थात हम लोग क्या कह सकते हैं, आपको देखिए अगर प्रमेय याद रखना है तो याद रखिए, अदरवाइज सवाल बनाने के लिए आपको बस रिजल्ट याद रखना है। जो भी रिजल्ट हम लोग के आ रहे हैं वो आपको याद रखना चाहिए। तो हम लोग क्या सीखे कि अगर किसी भी वृत्त की 2 जीवाओं की लंबाई परस्पर अगर बराबर रहे तो उस जीवा के द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, इसके साथ इसका विलोम भी आप याद रखिए कि अगर कोई सर्कल है, ठीक है, अगर कोई सर्कल है, अगर केंद्र पर बराबर कोण है, अगर ये थीटा और ये θ2 दोनों आपस में बराबर है तो ये जो जीवा होगा, ठीक है, ये जीवा ये भी बराबर होगा। और दूसरी बात, एक बात और याद रखिए कि अगर ये दोनों बराबर बराबर है तो ये जो आर्क है, चाप AB है, चाप को हम लोग ऐसे लिखते हैं, चाप AB और चाप CD, ये दोनों भी परस्पर बराबर होंगे। ठीक है, तो एक बार हम लोग फिर से रिपीट कर देते हैं कि यदि वृत्त की जीवाएँ बराबर हो
तो केंद्र पर बनने वाला कोण भी बराबर होगा, अर्थात केंद्रीय कोण भी बराबर होगा। साथ ही उस जीवा की संगत चाप को, अगर ए बी है तो इसका जो संगत चाप है, चाप ए बी, और ये इसका चाप सी डी, ये दोनों ही परस्पर बराबर हो गया। ये प्रमेय हो गया। इसके विपरीत इसका विलोम भी याद रखेंगे कि अगर किसी वृत्त के केंद्र पर समान कोण बन रहा हो तो उससे के संगत जीवा की लंबाई भी समान होंगी और संगत चाप भी समान होंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रमेय देखते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात ये वृत्त है, इसकी जीवा है ए बी, इसका सेंटर ओ है। अगर इस सेंटर ओ से इस जीवा पर एक लंब खींचें, यानी ये हम इस पर लंब खींच दिए हैं, तो इस प्रमेय के अनुसार ये जो जीवा जो है जीवा को समद्विभाजित कर देती है, अर्थात ये जो है ये हिस्सा अगर ओ एम इस पर लंब डाले हैं, ये ए एम की लंबाई और इस ए एम की लंबाई एम बी की जो लंबाई होगी वो परस्पर समान होगा, यानी इसको ये समद्विभाजित कर देगा। ठीक है। या तो आप इस रिजल्ट को याद रखिए, ठीक है, हमेशा याद रखिए कि अगर ये लंब है ये इसको समद्विभाजित करेगा, यानी ए एम बराबर एम बी होगा। अब इसको अगर आप प्रूफ देखना चाहते हैं तो इसको अगर प्रूफ भी देख लीजिए। प्रूफ के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है इस लाइन को लोग मिला देते हैं और इधर से इसको मिला देते हैं। अगर ये मिला देंगे तो बताइए कि इन दोनों त्रिभुज में त्रिभुज ओ एम ए, त्रिभुज ओ एम ए और त्रिभुज देखिए ओ एम बी एंड त्रिभुज ओ एम बी, इन दोनों त्रिभुज में देखिए तो ये साइड जो है ये भी आर अर्थात बराबर है। ठीक है। अगर ये लंब है इसका मतलब ये कोण भी 90 और ये कोण भी 90, और ये ओ एम तो इसमें भी है और ओ एम तो इसमें भी है, अर्थात आर एच एस से हम लोग क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ओ एम ए जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज ओ एम बी का। ठीक है। आर एच एस प्रॉपर्टी से इन दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे, और अगर सर्वांगसम है इसका मतलब ये जो है ए एम, इसलिए ए एम बराबर एम बी सिटी का। ठीक है। यानी कि बस ये आपको इसका रिजल्ट याद रखना है कि अगर वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डालेंगे तो जीवा को परस्पर समद्विभाजित कर देता है। ठीक है। इसका विलोम भी आप याद रखिए कि अगर बाह्य केंद्र से मिलाने वाली रेखा अगर जीवा को समद्विभाजित कर रही है ये लंब होगा। ठीक है। यानी एक हम लोग ये प्रमेय याद रख रही है, इसका विलोम भी हम लोग याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रमेय है कि वृत्त की बराबर जीवा है केंद्र से समदूरस्थ होती है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित होती है। एक बार देख लीजिए इस प्रमेय के अकॉर्डिंग, अगर यह सर्कल है, इसका केंद्र है, अगर हम लोग दो जीवा खींचे, ये जीवा है ए बी और ये जीवा है सी डी, अगर इसका केंद्र को मान लिए, कह रहा है कि यदि ए बी बराबर सी डी हो तो ये जो केंद्र से जो दूरी होगी इसकी और इसकी, यानी अगर मैं इस पर लंब डाल दूँ ओ एम और ओ एन, इसके अकॉर्डिंग कह रहा है तो ओ एम जो है वो ओ एन के बराबर होगा। यानी कि अगर किसी वृत्त की दो समान जीवाएँ केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है, यानी केंद्र से जिसका दूरी होगा ये और ये वो समान होगा। आइए इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। अगर आपको ये समझ में आया तो ठीक है, अगर आपको इसको प्रूफ करना है तो एक बार इसको प्रूफ कर देते हैं ऐसे। इसको ये मिला दिए, इधर मिला दिए, इसको इधर से मिला दिए, सेंटर से सबको मिला दीजिए। अगर ऐसा हम मिला देते हैं तो क्या कीजिए, मान लीजिए हम लोग सिर्फ इसका बात करते हैं, इस त्रिभुज का, त्रिभुज ओ एम पी और त्रिभुज ओ एन बी, इस त्रिभुज का। ठीक है। अगर मैं इस त्रिभुज का बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कह रहा है कि ये मतलब जीवा ए बी है, ये और ये बराबर है, जब इसमें लंब डालेंगे तो बराबर टूटेगा, इसका मतलब ये जो बराबर ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है। ये दोनों जो ओ बी और ओ डी जो है ये वाला हिस्सा, ये जो दोनों रेडियस है
तो बराबर हो जाएगा। और ये कोण और ये कोण 90 डिग्री है। इसका मतलब ये क्या हो गया भाई, ये त्रिभुज तो सर्वांगसम हो गया। और अगर सर्वांगसम हो गया यानी कि त्रिभुज OMB जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज OND के, ठीक है, RHS प्रॉपर्टी से, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे जो बाकी सारा पार्ट बराबर होगा, अर्थात OM बराबर क्या, ON/CPCT। ठीक है, यहाँ से लोग इसको एक बार इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए आपको ये याद रखना जरूरी नहीं है, आप बस रिजल्ट याद रखिए कि इसका रिजल्ट क्या है। तो एक बार हम लोग इसका विलोम भी देख लेते हैं। हम लोग भी क्या सीखे कि किसी भी वृत्त की जो समान जीवाएँ हैं, अगर जीवा का जो लंबाई है अगर वो समान हो तो वो केंद्र से जो है वो समदूरस्थ होता है, अर्थात केंद्र से समान दूरी पर स्थित होता है। इसका विलोम भी सत्य होगा। इसका विलोम मतलब केंद्र से समदूरस्थ जीवाओं की जो लंबाई है वो समान होता है, ज़्यादा होते हैं, यानी केंद्र से अगर समान दूरी पर स्थित चाहे जितना भी जीवा होगा सबका लंबाई समान होगा। ठीक है, इसको एक बार मौखिक स्थिति में अगर देखने का कोशिश करें, ठीक है, मैं एक साथ आपको बहुत कुछ समझाना चाह रहा हूँ। मान चलिए अगर ये एक सर्कल है, ठीक है, याद कीजिए हम फर्स्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे जब, अगर ये सर्कल है तो जीवा खींच, ये भी एक जीवा है, पैरेलल जीवा खींच रहे हैं, ठीक है। तो इस जीवा की जो लंबाई है आप क्या देख रहे होंगे, लगातार बढ़ रही है ना भाई। अब सोचिए कि मैं अगर इस जीवा का बात करूंगा तो इसका दूरी यहाँ तक था, तो इसका जीवा का लंबाई इतना बड़ा था। अगर यहाँ तक दूरी रख दें तो जीवा का लंबाई बढ़ गया, यहाँ तक रख दें तो जीवा का लंबाई और बढ़ गया। अर्थात क्या देख रहे हैं कि केंद्र से जितना ज़्यादा दूर तो जीवा की लंबाई उतना कम होता जा रहा है, जितना केंद्र के नज़दीक जीवा को खींचते जा रहे हैं उतना बड़ा, यानी इससे बड़ा ये हो गया, इससे बड़ा ये हो गया, इससे बड़ा ये हो गया, इससे बड़ा जीवा ये हो गया, इससे बड़ा जीवा ये हो गया, इससे बड़ा जीवा ये हो गया। और अगर केंद्र से गुजार दें, यानी केंद्र से बिल्कुल केंद्र से होते हुए अगर जीवा गुजार दें तो वो उसका जो लंबाई होता है वो सर्वाधिक होता है, वही व्यास होता है। हम लोग देखे थे, बोलते फर्स्ट क्लास में जीवा क्या है, व्यास क्या है, वो भी एक जीवा ही है जिसका कि केंद्र से दूरी क्या होती है, 0 होती है, अर्थात वो केंद्र से गुजरती है। यानी कि हम लोग क्या अनुमान लगा सकते हैं कि केंद्र से जितना दूर जाएंगे, ठीक है, तो जीवा की जो लंबाई है उतना ही घटते चला जाएगा। देखिए तो इधर से जैसे केंद्र के नज़दीक आ रहे थे तो जीवा की लंबाई लगातार बढ़ रही थी। केंद्र से जैसे गुजरी तो मैक्सिमम हो गया, और जैसे इसके ऊपर आप खींचना शुरू करेंगे तो केंद्र से दूर जाने लगेंगे, इसकी लंबाई लगातार घटती चली जाएगी, ये घटती जा रही है। तो यहाँ से आप मौखिक भी ये जान सकते हैं कि अगर केंद्र से दूर जा रहे हैं तो जीवा की लंबाई घटती जा रही है, अर्थात अगर समान दूरी पर अगर जीवा खींचा जाए तो उसकी लंबाई क्या होगी, परस्पर समान होगी। ये हम लोग मौखिक देख सकते हैं और यहाँ इसका प्रूफ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये प्रमेय और इसका जो विलोम है दोनों सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट प्रमेय देखते हैं। नेक्स्ट प्रमेय है कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, अर्थात पहले लोग एक अर्धवृत्त बना देते हैं। एक अर्धवृत्त है, कह रहा है इसका जो कोण है और ये ए बी ले लेते हैं, तो कह रहे हैं ये कोण अर्धवृत्त पर कहीं भी कोई कोण खींच दें तो वो समकोण होता है, अर्थात 90 डिग्री के बराबर होता है। तो इसको एक बार प्रूफ कर देते हैं। ये से आपको सिर्फ रिजल्ट याद रखना है कि अर्धवृत्त में बनने वाला कोण हमेशा समकोण होता है। अगर इसको हम लोग दो तरीके से प्रूफ करना चाहेंगे, अगर आप देखिए तो अगर इसको हम लोग पूरा कर दें, सर्कल को पूरा कर खींच दें, ठीक है, तो सेंटर पर देखिए तो ये चाप है, ये चाप इस सेंटर के कितना डिग्री कोण बना रहे हैं, 180 डिग्री। तो इसके परिधि पर कितना डिग्री कोण बनेगा, 180 का आधा, अर्थात 90 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, एक ये आप समझ सकते हैं।
या दूसरा आप एक और तरीके से इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। यानी ये ए रहा, ये बी रहा, ये ओ है, ये सी है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से इसको मिला देते हैं, मिला दिए, ठीक है। तो अगर त्रिभुज ओ सी ए या ओ ए सी में देखिए, त्रिभुज ओ ए सी में ये रेडियस और ये रेडियस, इसका मतलब ये एंगल और ये अल्फा है, तो ये भी अल्फा, यानी समान समद्विबाहु त्रिभुज के आधार के कोण बराबर होते हैं। अब त्रिभुज ओ बी सी में देख लीजिए, ओ बी सी में ये रेडियस और ये रेडियस, ये आर तो ये भी आर, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी बराबर, अर्थात अगर ये बीटा तो ये भी बीटा, ओके। अब अगर मैं बात करूँ कि ये तो सरल रेखा है कि नहीं, ये तो 180 डिग्री का बराबर हो जाएगा, मतलब इन दोनों कोणों का योगफल भी, ये यहाँ से ये सारा जो कोण है उसका योगफल क्या होगा भाई, 180 डिग्री होना है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, 180 डिग्री, अर्थात 2 अल्फा 2 बीटा 180 डिग्री, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना भाई, 90 डिग्री। और ये एंगल है क्या भाई, अल्फा प्लस बीटा ही तो है, अर्थात इसका वैल्यू कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। चलिए ये तो हम लोग देख लिए। यहाँ से 2-3 चीज़ें और मैं बात कर लूँ अगर, ठीक है। तो अगर कोई वृत्त है, मान के चलिए अगर ये वृत्त है और इसका कोई ये जीवा है, जिस पर हम लोग चर्चा किए थे, अगर ये इसका जीवा है तो ये दोनों हम लोग का सेगमेंट का होता है, हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे। ये सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट और ये माइनर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट में तो इसके द्वारा जो एंगल बनता है तो वो हमेशा एक्यूट एंगल बनता है, न्यून कोण, और माइनर सेगमेंट में जो इसका कोण बनता है वो बनता है अधिक कोण, ठीक है, एब्टूस एंगल। लेकिन याद ये रखना है कि ये जितना ज़्यादा 90 से ये जितना ज़्यादा होगा, ये 90 से उतना ही कम होगा, अर्थात एक जीवा के दोनों ओर बनने वाले कोणों का जो योगफल है वो हमेशा 180 होना है। किसी भी जीवा के दोनों ओर बनने वाला कोण का जो योगफल है वो हमेशा क्या होगा, 180 होता है। अब अगर इसको मैं इधर से मिला दूँ, ये 90 था तो ये भी 90 था, यानी 180। अब अगर हम लोग इसको सेंटर से, एक्चुअल में व्यास होता क्या है, वो तो सेंटर से गुजरने होता है। अगर सेंटर से इसको हटाएंगे, नीचे हटाएंगे, यानी कि जितना ये 90 से छोटा होगा ये वाला एंगल 90 से उतना ही ज़्यादा होगा, यानी इसका जो सम है, इसका जो योगफल है वो हमेशा 180 होता है। यानी किसी भी जीवा के दोनों ओर बनने वाले कोण का योगफल वो हमेशा 2 समकोण के बराबर होता है, या वो हमेशा समपूरक होता है, ठीक है। नेक्स्ट पर में देखिए, नेक्स्ट पर में है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब एक बार देख लेते हैं चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है। कि देखिए चतुर्भुज जो है, त्रिभुज तो हमेशा चक्रीय होता है, क्योंकि त्रिभुज के परितः हम लोग एक सर्कल खींच सकते हैं, लेकिन चतुर्भुज के साथ ऐसा नहीं है कि जितना भी चतुर्भुज है सबसे होते हुए हम लोग सर्कल नहीं खींच सकते, इसे मान चलिए। तो क्या है कि इसे मान के चलिए, ये भी एक चतुर्भुज है, 4 भुजा 1 2 3 4, लेकिन इसके चारों बिंदु से होते हुए हम लोग सर्कल नहीं खींच सकते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक चतुर्भुज, मतलब कुछ ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके कि चारों शीर्ष किसी सर्कल पर हो, उसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अर्थात चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज क्या है भाई, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष किसी वृत्त पर हो उसे हम लोग चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। प्रमेय कहता है कि चक्रीय चतुर्भुज का जो सम्मुख कोण है उसका योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है, अर्थात अगर मान के चलिए
एक चतुर्भुज बना है, ये चतुर्भुज ए बी सी और डी है। तो इसके अकॉर्डिंग कहने का मतलब है कि अगर एक चक्रीय चतुर्भुज है तो इसका जो सम्मुख कोण है यानी कोण डी प्लस कोण बी ये 180 डिग्री होगा, और कोण ए कोण सी ये भी 180 डिग्री के बराबर होगा, ऐसा ये प्रमेय कहता है। ठीक है, एक बार हम लोग इसका देख लेते हैं। अगर बाय द वे प्रूफ देखना है तो प्रूफ ही देख लेते हैं। मान के चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, थोड़ा सा ये कर्व है। ठीक है, अगर मैं इसका बात करूं, ठीक है, ये चाप जो है, ये चाप वृत्त के परिधि पर इतना कोण, ये वृत्त के केंद्र पर ये कोण बना रहा है और वृत्त के परिधि पर ये कोण बना रहा है। तो हम लोग प्रमेय के अनुसार क्या कह सकते हैं, ये जो कोण होगा इस कोण का दुगुना होगा, ये कोण कितना हो जाएगा 2a। जस्ट अगर मैं इस चाप का बात कर रहा हूँ, ये यहाँ पे कोण ये बना रहा है तो यहाँ पे कितना कोण बनाएगा भाई 2c, और ये टोटल ये क्या हो गया भाई, ये तो एक कंप्लीट एंगल हो गया ना। और कंप्लीट एंगल हम लोग पढ़े थे पहले वीडियो में बेसिक में कि कंप्लीट एंगल कितना होता है, कितना के बराबर, वो 360 डिग्री के बराबर होता है। अर्थात एंगल ए और एंगल सी का जो योगफल है और कितना हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। जस्ट लाइक आप डी और बी के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो एक चक्रीय चतुर्भुज होता है उसके सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इसका विलोम भी मतलब सही होगा। विलोम मतलब अगर किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री हो जाए, मान चलिए हम ये एक चतुर्भुज बना दिए, अगर इसके सम्मुख कोणों का योगफल 180 हो जाए तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज होंगे, यानी इनके चारों बिंदुओं से होते हुए सर्कल खींचा जा सकता है। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रमेय है कि चक्रीय चतुर्भुज के जो बहिष्कोण होते हैं वह उसके सम्मुख कोण के बराबर होते हैं। अर्थात अगर ये कोई चक्रीय चतुर्भुज है, ये एक चक्रीय चतुर्भुज बनाया है, ठीक है, नाम रख सकते हैं ए बी सी डी। अगर एक ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है तो इसका अगर बहिष्कोण जो होगा, बहिष्कोण हम लोग क्या होता है, मतलब कहीं भी कोई लाइन बढ़ा दीजिए, मान के लिए मैं भी इस लाइन को बढ़ा दिया, यानी ये जो कोण है मेरा ये बहिष्कोण है, यानी ये कोण सी का बहिष्कोण है। यानी इसका जो वैल्यू होगा, ये अगर इसका वैल्यू थीटा है, ये इस कोण का जो सम्मुख कोण होगा अर्थात ये इसके बराबर हो जाएगा, मतलब ये भी थीटा होगा। ये प्रमेय ये कहता है। फिर से रिपीट कर लेते हैं हम लोग। रिपीट, किसी भी चक्रीय चतुर्भुज का जो बहिष्कोण होता है वह उसके सम्मुख कोण के बराबर होता है। अगर आप इसको प्रूफ देखना चाहते हैं तो प्रूफ भी देख लीजिए। मान के चलिए इस कोण का नाम 1 रखें, इस कोण का नाम 2 रखें, इस कोण का नाम रखें 3। तो हम लोग क्या देखें हैं भाई कि चक्रीय चतुर्भुज का जो आमने सामने का कोण है वो उनका योगफल कितना होता है 180, मतलब 1 + 3 = 180। और इधर ये तो सरल रेखा है ना जी, सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, यानी 1 + 2 इसके बराबर 180 डिग्री। अर्थात एक तो ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये जो कोण 3 है ये कोण 2 के बराबर हो जाएगा। अर्थात अगर ये 2 कोण थीटा है तो कोण 3 भी थीटा होगा। ठीक है, यानी कि मान के अगर मैं इधर बढ़ा दूँ तो ये कोण जो है वो कोण डी के बराबर हो जाएगा। अगर मैं इधर बढ़ा दूँ तो ये कोण जो है, ठीक है, वह इस कोण के बराबर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रमेय है, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अर्थात देखिए हम लोग स्पर्श रेखा के बारे में पहले भी जिक्र किए थे कि स्पर्श रेखा क्या थे। मान के चलिए कि अगर ये कोई सर्कल है, ठीक है, और ये एक लाइन है जो इस सर्कल को किसी एक बिंदु M पर मिलती है,
ठीक है। तो ये जो लाइन है, ये जो रेखा है, ये स्पर्श रेखा कहलाती है, ठीक है। और अगर इसको हम लोग मिला दें, यानी अगर ये रेडियस है तो ये रेखा इस पर लंब होती है, परस्पर ये एक दूसरे पर लंब होती है, अर्थात 90 डिग्री बनाती है। फिर से मैं बोलता हूँ कि स्पर्श रेखा वृत्त के त्रिज्या पर लंब होती है, सीधा समझिए शॉर्टकट में, ठीक है। जैसे देखिए, अगर आप इसको ये इसे आप याद रख सकते हैं, या फिर अगर इसको आप समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझिए इसके प्रूफ के लिए। अगर मैं दूसरा कहीं भी अगर इस रेखा पर पॉइंट लूँ, मगर इस रेखा पर और कहीं कोई भी बिंदु लूँ, तो ये जो लंबाई है, ठीक है, इस रेखा, यानी अगर ये M1 लेता हूँ, ये M1 है, M2 है, M3 है, तो अगर मैं OM2, OM1 या OM, इस सब का अगर मैं लंबाई देखूँ तो सबसे जो न्यूनतम लंबाई है वो OM का होगा। और किसी बिंदु से किसी रेखा पर जो न्यूनतम उसका लंबाई होता है वही उसका लंब होता है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो OM है वो इस AB पर लंब है, ठीक है। अर्थात ये जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रमेय है कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ परस्पर समान होती है। देखिए, इसके बारे में हम लोग पहले भी एक बार चर्चा किए थे, वहाँ पर हम लोग देखे थे स्पर्श रेखाओं की संख्या। मान के लिए कि ये बात तय पहले हम लोग कर लिए थे कि किसी भी वृत्त पर बाह्य बिंदु से केवल और केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक ये और एक ये। अभी हम लोग को ये देखना है कि अगर पॉइंट A से इस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचे, अभी ये मान के लिए यहाँ M पर मिलता है और यहाँ ये N पर मिलता है, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम कह रहा है कि AM का जो लंबाई है वो AN के लंबाई के बराबर होगा। आइए हम लोग इसका एक बार प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, आपको प्रूफ याद रहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है। सवाल को बनाने के लिए आपको बस और केवल आपको इसका जो गुण है वो याद रखना है। इसका जो गुण चीज़ है, जो भी हम लोगों का रिजल्ट है, बस आपको रिजल्ट याद रखना है। तो एक बार देखिए इसका प्रूफ, हालांकि हम लोग देख लेते हैं। चूँकि ये स्पर्श रेखा है, यहाँ से अगर हम इसको रेडियस को मिलाएं तो ये 90 और ये भी 90, हम लोग इसको इस केंद्र से मिला देते हैं। अगर ऐसा मिला देते हैं तो देखिए, तो त्रिभुज OMA इस त्रिभुज में और त्रिभुज ONA में देखिए, तो ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये दोनों बराबर हो गया। पहला चीज़, ये 90, ये भी 90, और AO जो है वो इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है। अर्थात ये त्रिभुज क्या हो गया भाई, ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया बाई RHS। अगर अब ये सर्वांगसम हो गया तो इसका जो रेस्ट पार्ट है, जो भी शेष हिस्सा है वो भी बराबर होगा, अर्थात AM बराबर AN। चलिए, इसके साथ ही साथ हम लोग एक दो चीज़ और ये ध्यान में रख लेते हैं। ये जो एंगल होगा, ये एंगल वो इस एंगल के बराबर होगा ना जी, क्योंकि जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो रेस्ट सारा पार्ट बराबर होगा। अर्थात अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, और यहाँ पर अगर ये कोण देख लें तो ये 90 माइनस थीटा होगा ना इस त्रिभुज में, तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा। अर्थात अगर ये जो लाइन है, अगर इसको केंद्र से मिला दिया जाए तो ये इन दोनों, ये जो कोण है इस कोण को ये समद्विभाजित करेगा, साथ ही साथ केंद्रीय कोण को भी समद्विभाजित करेगा, ठीक है। यानी कि अभी हम लोग ये देख लिए कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा जो होती है उसकी जो लंबाइयाँ है वह परस्पर बराबर होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग जानेंगे
वो जानेंगे एकांतर वृत्तखंड के बारे में। अल्टरनेट सेगमेंट वो क्या होता है, आइए देखते हैं। एकांतर वृत्तखंड अर्थात अल्टरनेट सेगमेंट, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम जो भी हो रहा है वहाँ इससे क्वेश्चन आ ही रहा है। तो ये देखते हैं ये भाई अल्टरनेट सेगमेंट है क्या। वैसे सेगमेंट के बारे में तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। सेगमेंट क्या होता था भाई कि अगर वृत्त को कोई जीवा मतलब काट रही है तो वो उसको सेगमेंट में बांटता था, 2 वृत्तखंड के रूप में बांटता था, जिसका चर्चा हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। आइए यहाँ देखते हैं अल्टरनेट सेगमेंट वो क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन है, इसलिए इसको आप ज़रूर गौर कीजिए। मान के चलिए कि ए बी एक स्पर्श रेखा है जो इस सर्कल को एम पर मिलती है, ठीक है। हम इस एम से होता हुआ कोई भी जीवा खींच लिए, मान के लिए एक जीवा खींच लिए एम एन, ये एन है, ठीक है। अब अगर देखिए तो ये जो वृत्त है ये 2 हिस्सों में बढ़ गया है, बढ़ गया ना। एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट, ठीक है। ये देखो ये जो सरल रेखा है यहाँ भी ये 2 हिस्सा में बढ़ गया है। यहाँ पे ये 2 कोण बना रहा है। हम लोग बात कोण का कर रहे हैं, एक ये कोण, एक ये कोण, ठीक है। हम लोग इसके पहले बार चर्चा किए थे कि ये जीवा है ना, ये जीवा मेजर सेगमेंट में न्यून कोण बनाता है, एक्यूट एंगल बनाता है। यानी जो दीर्घ वृत्तखंड है, दीर्घ वृत्तखंड में न्यून कोण बनाता है और जो लघु वृत्तखंड है उसमें अधिक कोण बनाता है। अगर मैं यहाँ से चर्चा करूँ तो ये कोण न्यून कोण है, ठीक है। ये कोण जो है वह न्यून कोण है। ये जो कोण है इसके अल्टरनेट सेगमेंट, यानी इस हिस्सा में कोण बना है तो इसके दूसरे हिस्से यानी अल्टरनेट सेगमेंट में कहीं भी कोण बना देंगे तो उसके बराबर होगा। मान लीजिए ये हम एक कोण बना दिए तो ये जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। यानी अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। बात समझ में आई क्या। एक बार फिर से बात करते हैं कि ये स्पर्श रेखा है, कोई जीवा खींच दिए ये एम एन, तो ये जो एंगल बनेगा इसके दूसरी ओर वृत्तखंड में जो कोण बनाएंगे उसके बराबर होगा। और अगर मैं बात करूं इधर इसका, ये जो होगा वह इस एंगल के बराबर होगा। अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी एंगल अल्फ़ा हो जाएगा। ये तो हम लोगों का अल्टरनेट सेगमेंट। इसको और आसान भाषा में अगर आप समझें, यहाँ ध्यान दीजिए तो ये एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, यहाँ पे मिल रही है। कोई जीवा, ये जीवा खींच दिए तो ये एंगल जो होगा इधर बनने वाला जो कोण होगा इसके बराबर होगा, और ये जो एंगल होगा इधर बनने वाला कोण के बराबर होगा। यानी जो बड़ा कोण, एक बात और याद रखिए कि जो बड़ा कोण है वह उसके छोटे हिस्से यानी माइनर सेगमेंट में बनेगा, माइनर सेगमेंट में बनता है, ठीक है। और जो ये एक्यूट एंगल है वो इसके मेजर सेगमेंट में बनता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है। इसलिए इसका रिजल्ट आपको याद रखना है कि जो ये एक्यूट एंगल होगा वह इसके हमेशा मेजर सेगमेंट में बनेगा और जो एब्ट्यूस एंगल होगा वो हमेशा उसके माइनर सेगमेंट में बनेगा, ठीक है। ये बस याद रखिए। नेक्स्ट देख, अगर आप इसका प्रूफ देखना चाह रहे होंगे, ठीक है, तो आप इसका प्रूफ भी देख सकते हैं। देखिए उसके लिए हम एक सेपरेट फिगर बनाता हूँ, शायद आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आए। दिखाई दे रहा है क्या। चलिए एक सर्कल लिए, दिखाई नहीं दे रहा है, 1 मिनट।
एक सर्कल बनाइए, ठीक है। ये मैं इसका खींच दिया, ये ए, ये है बी, ये एम और ये एन, ये जीवा खींच दिए, ठीक है। ये इसका सेंटर है इस सर्कल का। तो अगर मैं इसको मिला दूँ, मान लीजिए अगर ये थीटा है, तब ये कितना हो जाएगा भाई, 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत? अगर मैं इसको मिला दूँ, तब ये तो रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये जो जंगल होगा वही भी ये एंगल होगा, ये भी 90 माइनस थीटा। और सेंटर पे जो कोण बनेगा भाई, तो तीनों कोणों का योगफल तो 180 होता है। तो क्या करेंगे, जब 180 में से इन दोनों का योगफल अगर घटाएंगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 2 थीटा। और जब ये 2 थीटा आ गया तो हम लोग कहीं भी परिधि पर कहीं भी बनाएंगे, ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अर्थात जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल यहाँ होगा, ठीक है। बस इसको आप याद रखिए। एक और प्रमेय जो पहले हम लोग एक बार प्रमेय पढ़े थे ना, उसी का एक महत्वपूर्ण रिजल्ट देखिए, आप याद रखिए। से मान चलिए कि यहाँ से 2 स्पर्श रेखा इस पर खींचे हैं, ठीक है। ये है ए, ये है एम, एन, यहाँ अगर ये ओ रख दिए, ठीक है। ठीक है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। एक बात तो फिक्स है कि सम्मुख कोण अगर 180 डिग्री, अगर मैं चतुर्भुज ए एन ओ एम का बात करूं, चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल ए एन ओ एम जो है, ये क्या आ जाएगा भाई, साइक्लिक हो गया क्या? ये साइक्लिक होगा क्योंकि इसके सामने का कोण देखिए तो 180 डिग्री है। अगर ये 180 डिग्री है, ये 90, ये 90 मतलब 180 है, अर्थात ये साइक्लिक है। थोड़ा सा गौर कीजिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आप, यहाँ से जो हम लोग रिजल्ट लाएंगे वो वहाँ से आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखिए, अगर हम ये एंगल थीटा लेते हैं, यानी जो स्पर्श रेखा जो है उसके बीच का जो एंगल है, अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना आ जाएगा भाई, 180 माइनस थीटा। अरे भाई ये 180 है तो इसका मतलब रेस्ट इन दोनों का योगफल भी 180 होना है। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा भाई, 180 माइनस थीटा। अगर ये 180 माइनस थीटा है तो इसके परिधि पर अगर मैं कोण बना दूं, अगर ये 180 है, 180 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 90 माइनस थीटा बाई 2, यानी 180 माइनस थीटा बटा 2, अर्थात 90 माइनस थीटा बाय 2। और अगर ये ऐसा है, अगर मैं इधर एक, अगर इसको मिला दूं, अब ये m, यहाँ पे कोई p रख देता हूँ, यहाँ r रख देता हूँ। अब चतुर्भुज एम पी एन आर, ये जो है ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, और इन दोनों का योगफल कितना होना है, 180 है होना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 90 प्लस थीटा बाय 2, ये जो एंगल होगा, ये इसको बस आप याद रखिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर इसमें से कुछ भी मान लीजिए, अगर ये थीटा दे दिया, ये पूछ दिया, या थीटा दे के ये पूछ दिया, तो आप आराम से इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू ज़्यादा कैलकुलेशन किए बगैर याद रख सकते हैं। देखिए, आपको ये रटना भी नहीं है, बस इसको समझ लीजिए, ताकि बाद में जब भी आपको क्वेश्चन आए तो आप उसको डायरेक्ट सोच सकें, ठीक है। आइए एक और रिजल्ट का चर्चा करूँ। अगर ये एक सर्कल है, इसका सेंटर ये वो है, बाय बिंदु ए से ए बी एक स्पर्श रेखा खींच दिए, ये एक सेकेंड लाइन है, छेदक रेखा है जो इसको सी और डी पे काट रही है। एक और सेकेंड लाइन है, इसको एम और एन लाइन पे काट रही है। देखिए गौर से देखिए, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट इसका रिलेशन देख लेंगे। ये एक सर्कल है और इस सर्कल पर किसी बाई बिंदु ए से 3 लाइन खींचे हैं। एक लाइन ए बी है जो एक स्पर्श रेखा है, ये टेंजेंट लाइन है। बाकी 2 लाइन ए डी और ए एन, ये दोनों सेकेंड लाइन है,
अर्थात छेदक रेखा है, इसको दो बिंदु, इस सर्कल को दो बिंदु सी और डी पर तथा दूसरा रेखा एम और एन पर काट रही है। तो इसके बीच का जो रिलेशन होता है वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, यानी कि ये जो इनका जो गुणनफल होता है, अर्थात ये हिस्सा ए एम गुना बाकी पूरा लाइन टोटल यहाँ ए एन, इसका जो गुणनफल होता है, यानी ये हिस्सा बाकी टोटल हिस्सा का जो गुणनफल होता है वो हमेशा अचर रहता है। अब ज़रा देखिए, इस लाइन में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से पहले इस लाइन का जो गुणन, ये जो लाइन है यानी ए सी गुना क्या ए डी के बराबर होगा, ठीक है। और मैं दूसरा लाइन, चूँकि ये तो कट कर नहीं रहा है दो बिंदुओं पर, ये तो एक ही बिंदु पर कट कर रहा है, तो इसका जो गुणनफल है ए बी गुना ए बी के बराबर हो जाएगा। यानी कि मैं अगर एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींचे जाने वाली अगर 2 सेकेंड लाइन है तो उनका यहाँ से जो दूरी है उसका गुणनफल हमेशा अचर रहता है। यानी यहाँ से जितना भी सेकेंड लाइन खींचेंगे उसके बीच का उसका जो दूरी है, उसका जो गुणनफल है वो हमेशा अचर रहता है, ठीक है। यानी ए एम गुना ए एन ए सी गुना टोटल ए डी, और चूँकि यहाँ कोई दूसरा लाइन है नहीं तो ए बी गुना ए बी के बराबर होता है। इस रिजल्ट को आप याद रख लीजिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, डायरेक्ट हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे। एक बार फिर से मैं अगर समझाने की कोशिश करूँ, अगर यहाँ से 2 लाइन अगर ये दे दिया है, ये अगर ए है, ये एम एन, ये बी सी है, तो क्या कह सकते हैं ए एम गुना ए एन बराबर ए बी गुना ए सी। ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। कभी कभी क्या पूछा जाता है, ये लाइन दे दिया जाता है, इसका लंबाई दे दिया जाता है, इसका लंबाई दिया जाता है, तो ये पूछ दिया जाता है। यानी इसमें से 4 में से कोई भी 3 चीज़ दे दिया जाएगा और चौथा आपसे पूछ दिया जाएगा। अगर आप इसको याद रखते हैं तो आप बिल्कुल इजी वे में सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। आइए नेक्स्ट थ्योरम की ओर चलते हैं। अगर एक कोई सर्कल है तो इसके व्यास पर अगर हम लोग स्पर्श रेखा खींचें तो ये परस्पर पैरेलल होता है, डेफिनेटली वो होना ही है। यानी कि ये O है, ये A है, B है, ठीक है। इसके अगर ये व्यास है, व्यास से अगर ये 2 स्पर्श रेखा खींचें तो ये हमेशा पैरेलल होगा। बहुत सारे रूल से आप लोग ये साबित कर सकते हैं। मान लीजिए अगर ये 90 है, ये भी 90 है, तो अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री, तो ये समांतर होगा, ठीक है, समांतर है। अगर कोई स्पर्श रेखा खींच दें, मान लीजिए खींच दिए, जो इस लाइन को M और इस लाइन को N पर मिलती है, ठीक है, तो ये जो कोण है, ये कोण हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है। यानी कोण NOM ये हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है, ये याद रखना आपको। यानी अगर व्यास पे 2 स्पर्श रेखा खींचें और कोई तीसरा स्पर्श रेखा ट्रांसवर्सल लाइन इन दोनों रेखा को काटते हुए ये इस वृत्त पर टेंजेंट हो, तो कोण जो होता है NOM वो हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि इन कोण का आधा होता है, AOB कोण का आधा होता है। आइए इसका हम लोग एक बार प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस लाइन को अगर मिला दें तो त्रिभुज AON में देख लीजिए, त्रिभुज AON और त्रिभुज OPN में देख लीजिए। यानी इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, त्रिभुज OAN और त्रिभुज
पी एन। आइए देखिए तो, चूँकि ये स्पर्श रेखा है तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये रेडियस, ये भी रेडियस, और ये लाइन कॉमन है। इसका मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम है तो अगर ये कोण अल्फा है तो ये कोण भी अल्फा हो जाएगा, ये कोण अल्फा तो ये कोण भी अल्फा। जस्ट लाइक अगर इस त्रिभुज में आएंगे तो ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये 90, ये भी 90 और ये कॉमन, तो अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा हो जाएगा। और एक सरल रेखा है तो उस पर योगफल कितना 180 डिग्री, अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना भाई 180 डिग्री, यानी 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा बराबर 180 डिग्री, अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 180/2 अर्थात 90 डिग्री। और जरा देखिए तो ये जो कोण है वो अल्फ़ा प्लस बीटा ही तो है, ये अल्फ़ा है ये बीटा है, अर्थात ये जो कोण होगा कोण NOM वो कितना हो जाएगा भाई हमेशा एक समकोण के बराबर होगा। बस आपको ये रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट और एक रिजल्ट देख लेते हैं। आइए एक प्रमेय और देख लीजिए। एक सर्कल है, सॉरी ये A है, B है, C है, सेंटर O है, ठीक है। अब एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए, एक ट्रांसवर्सल लाइन है यहाँ M P ये N पर काट रही है, ठीक है। ये एंगल जो होगा, एंगल ये जो होगा यानी एंगल MON, एंगल MON जो होगा वो इस पूरे एंगल है, एंगल BOC का, एंगल BOC का हाफ होगा। यानी अगर पूरा का एंगल, अगर ये पूरा एंगल 2 थीटा है तो ये थीटा होगा, यानी पूरे एंगल का ये एंगल आधा होगा, ठीक है। आपको बस ये रिजल्ट याद रखना है। अगर आपको इसका प्रूफ देखना है तो ये शॉर्टकट में इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। तो प्रूफ देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। जब इसको मिला देंगे तो जैसे इसके जो पहले हम लोग देखे थे ना भाई, ये स्पर्श रेखा है तो ये 90 ये R और ये कॉमन, तो ये अल्फ़ा, ये अगर ये अल्फ़ा तो ये भी अल्फ़ा। जस्ट लाइक इधर इन दोनों को सर्वांगसम कर देंगे, ये बीटा तो ये बीटा है कि नहीं। तो मेरा टोटल क्या हो जाएगा ये भाई, अगर मैं सबको BOC को लिखूं, कौन BOC को, तो क्या लिख सकते हैं भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये ना भाई, कौन BOC बराबर क्या 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, कौन BOC बराबर क्या भाई 2 × अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर देखिए तो अल्फ़ा प्लस बीटा ही तो ये ना, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये एंगल कौन सा है MON, ये एंगल MON। तो ये हम लोग का प्रूफ था। आपको बस रिजल्ट याद रखना है, प्रूफ याद रखने का ज़रूरत है नहीं। बस प्रूफ इसलिए मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वह बिल्कुल क्लियर रहे। बस एक और रिजल्ट देख लीजिए, एक थ्योरम देख लेते हैं। अगर ये कोई चक्रीय चतुर्भुज है, मान चलिए एक चक्रीय चतुर्भुज है ABCD, ठीक है। मैं इसका भुजा का नाम रख देता हूँ, ये है A, ये है B, ये है C और ये है D, ठीक है। और इसका जो डायगोनल्स है उसको मैं लिख देता हूँ, ये है D1 और ये है D2। अगर ऐसा है तो इसके जो सम्मुख भुजाओं का जो गुणनफल है, सम्मुख भुजाओं का जो गुणनफल होगा वह इसके डायगोनल्स के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात AC का जो गुणनफल है वो D1 और D2 के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। निकाल सकते हैं AC का गुणनफल D1 D2 के बराबर है, यानी इन तीनों का जो गुणनफल है वो परस्पर बराबर है। इन सम्मुख भुजाओं का जो गुणनफल है वह उसके डायगोनल्स के गुणनफल के बराबर होता है।
लगभग बहुत सारे जितने लगभग सारा थ्योरम्स जो था वृत्त से रिलेटेड वो हम लोग देख चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा। बावजूद भी अगर आपको किसी भी थ्योरम्स में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वो कमेंट में डालें, मैं उसका मतलब जो भी संभव सॉल्यूशन होगा वो मैं ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग इसी थ्योरम्स पर आधारित सवाल को देखेंगे। तो आप लोग बने रहिए, आप अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए धन्यवाद। एक लास्ट देख लीजिए, अगर कोई